एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, जैसे आपको पता है कि पहले मैंने इस चैनल पर इंग्लिश की वीडियो डाली थी और मैथ्स की भी वीडियो डाली थी, लेकिन किसी रीज़न से मैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अब इस चैनल को मैंने कॉमर्स चैनल में कन्वर्ट किया है। तो आप बच्चों से मैं गुजारिश करूँगी कि जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो इन वीडियो को भी देखें और आगे उन लोगों को शेयर करें जो आगे कॉमर्स में लेना चाहते हैं या कॉमर्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो आई होप यू विल कोऑपरेट मी, और आपका कोऑपरेशन इस चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्लास 11th एंड चैप्टर 2। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो आपको मैं बता दूं 5 टर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आपको अकाउंट्स को समझने के लिए बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसमें फर्स्ट टर्म आती है आपकी कैपिटल, सेकंड वन इज एसेट्स, थर्ड वन इज लायबिलिटीज एंड फोर्थ इज इनकम एंड फिफ्थ इज एक्सपेंसेस। अगर ये पांचों टर्म्स आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको कभी भी अकाउंट्स को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैपिटल से। कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल जो है उस अमाउंट को बोलते हैं जो एक मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब मालिक के 3 नाम होते हैं। मालिक को हम ऐसे भी बोल देते हैं, बिजनेस के ओनर को प्रोप्राइटर को, बिजनेस के मालिक को ओनर, प्रोप्राइटर या एंटरप्रेन्योर, इन तीनों नाम से बुलाया जाता है। हम एक छोटे से एग्जांपल से चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पापा का नाम एक्स है, ठीक है, और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। आप कह सकते हो रेडीमेड क्लॉथ्स का, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स का। तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पता है इसके लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट की, मीन्स कैपिटल की। तो उन्होंने क्या किया, ₹1 लाख बिजनेस के अंदर लगा दिए। और हो सकता है अब वो जिस बिल्डिंग में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कहेंगे मैं इस बिल्डिंग को भी किस में यूज कर लेता हूँ, बिजनेस के अंदर यूज कर लेता हूँ। मीन्स उसी बिल्डिंग के अंदर, यानी कि जो मेरी अपने घर की बिल्डिंग है उसको मैं किसमें, उसी बिल्डिंग के अंदर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। तो उन्होंने 5 लाख अमाउंट की जो बिल्डिंग थी वो भी इसके अंदर लगा दी, ठीक है। इसके साथ ही अब देखो उन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 1 लाख कैश लगाया और 5 लाख की बिल्डिंग उन्होंने इस बिजनेस के अंदर लगा दी। अब आप देखो यहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, 5 और 1 लाख, 6 लाख। तो ये 6 लाख क्या होगा, आपका कैपिटल कहलाएगा। अब आप देखो कैपिटल जो है, जरूरी नहीं है कैपिटल कैश की फॉर्म में लगाई जाए। कैपिटल किसकी फॉर्म में लगाई जा सकती है? कैश की फॉर्म में भी लगाई जा सकती है और बिल्डिंग की फॉर्म में भी लगाई जा सकती है, या फिर आप कहो कि आप इसके अंदर गुड्स भी लगा सकते हैं। गुड्स मतलब अब आपका काम किस चीज का था, यानी कि आपके पापा ने बिजनेस किस चीज स्टार्ट किया था, क्लॉथ का। तो गुड्स इसके अंदर क्या होंगे, क्लॉथ्स। कहने का मतलब है जब भी अकाउंट्स के अंदर गुड्स वर्ड आता है तो आपको एक बात समझनी है, गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का बिजनेस किया जा रहा है, यानी बिजनेस डील्स इन विच थिंग्स दैट आर कॉल्ड गुड्स। तो आपके गुड्स क्या हो जाएंगे, क्लॉथ्स। तो अब देखो आपको बताया कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो भी अमाउंट प्रोप्राइटर ने, ओनर ने या एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, वो सारा क्या होता है, कैपिटल होता है। तो कैपिटल किसकी फॉर्म में हो सकती है, कैश की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में, बिल्डिंग की फॉर्म में। अब एक चीज और आपको बता देती हूँ, बिल्डिंग हमारी एसेट है, एसेट्स है। तो कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो ये थी आपकी कैपिटल। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहेंगे हम अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द proprietor
इज कॉल्ड कैपिटल। बच्चों एक बात आपको यहाँ और बताऊंगी कि जो भी अमाउंट उसने बिजनेस के अंदर लगाया वो कैपिटल है, लेकिन यहाँ जो बात ध्यान रखने वाली है, आप ये कहोगे कि ये पैसा एक्स का है, नहीं, ये पैसा किसका है, बिजनेस का है। ये सारा पैसा भले ही एक्स ने अपने घर से निकाल के लगाया है या कहीं से लोन लेकर लगाया है, लेकिन ये पैसा एक्स का नहीं है। अब ये पैसा किसका है, बिजनेस का, क्योंकि उसने बिजनेस के अंदर ये पैसा लगाया और वो बिजनेस से होप करता है जितना पैसा उसने लगाया था वो उसको वापस मिले। यानी कि अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रोप्राइटर के द्वारा कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस के अंदर किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश के फॉर्म में, बिल्डिंग के फॉर्म में या क्लॉज के फॉर्म में जो भी पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो लेकिन अब आपको यहाँ पे ये जो बात ध्यान रखनी है कि घर और बिजनेस दोनों क्या है, डिफरेंट है। घर और बिजनेस आर सेपरेट थिंग्स। आप ये कह सकते हैं बिजनेस की जो एंटिटी होती है, बिजनेस की एंटिटी का मतलब होता है पहचान, क्या होती है, सेपरेट। सेपरेट मीन्स अलग। किससे अलग होती है, मालिक से। यानी कि कहने का मतलब ये नहीं कि मालिक ने अपना पैसा लगाया है तो बिजनेस भी उसी का है। बिजनेस उसका है लेकिन उसका घर का खर्चा अलग रहेगा और बिजनेस के खर्चे अलग रहेंगे। हम इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। इसीलिए जब उसने घर में से लेकर पैसा बिजनेस के अंदर लगाया वो कैपिटल हो गया। ठीक इसी तरह से अगर वो बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता है घर के खर्च के लिए तो वो क्या होंगी, ड्रॉइंग्स होंगी। तो दूसरा वर्ड क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो बिजनेस की एंटिटी क्या है, मिस्टर एक्स से अलग है, क्योंकि जो आप अकाउंट्स बना रहे हो वो किसके बना रहे हो, बिजनेस के बना रहे हो, एक्स के नहीं बना रहे हो। क्योंकि एक्स जो अकाउंट बनाएगा वो अपने घर पे मैनेज करेगा, बजट बनाएगा अपना अलग से कि मेरा इतनी इनकम है, इतना एक्सपेंस है। तो आपने मिस्टर एक्स को और बिजनेस को दोनों को अलग अलग मानकर चलना है। इसी एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही जो पैसा लगाया गया उसको कैपिटल बोला गया है और जो पैसा बिजनेस में से निकालकर घर के खर्च के लिए यूज किया गया उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ये आपका कैपिटल का पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट इज, तो अब क्या नाम क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल। और आपको ये चीज बताया था, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, एसेट्स एंड गुड्स। आप कह सकते हैं कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, एसेट्स एंड गुड्स। तो आप इसमें एग्जांपल क्या सर कह सकते हैं, मिस्टर वाई स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 lakh कैश, 4 lakh बिल्डिंग एंड 20,000 गुड्स। ठीक है, अब मिस्टर वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने बिजनेस के अंदर क्या लगाया, कैश लगाया, 4 लाख की एसेट्स लगाई यानी कि बिल्डिंग लगाई एंड 20,000 के गुड्स लगाए। तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी आपकी 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस 20, इट मीन्स आपका हो जाएगा 5,20,000 रुपीज, 5,20,000। मैंने ऊपर बताया था आपको कैपिटल किसकी फॉर्म में हो सकती है, कैश की फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में और गुड्स की फॉर्म में। अब यहाँ वर्ड आपका आता है एसेट्स। गुड्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि गुड्स उन सभी चीज़ों को कहेंगे जिनकी हेल्प से बिजनेस हो रहा है, यानी कि जिन चीज़ों को बिजनेस खरीद रहा है, बेच रहा है या बना रहा है।
यानी कि जिन चीज़ों में डील किया जाता है बिजनेस के द्वारा वो क्या कहलाती हैं, बिजनेस के गुड्स कहलाते हैं। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल और देती हूँ गुड्स का। देखिए सपोज कीजिए आपका शूज़ का बिजनेस है। किसका बिजनेस है आपका? शूज़ का। अगर बिजनेस शूज़ का है तो शूज़ की जो भी हम परचेज और सेल करेंगे वो क्या होंगे? गुड्स होंगे। ठीक इसी तरह से आपका बिजनेस किसका था? रेडीमेड गारमेंट्स का। तो आपके शर्ट्स पैंट्स जो भी होगा स्टॉक वो सारा क्या कहलाएगा? अगर आपका बिजनेस क्लॉथ्स का है तो क्लॉथ्स आपके क्या होंगे? गुड्स होंगे। सपोज कीजिए आपका बिजनेस किस चीज़ का है? फर्नीचर का। तो आप फर्नीचर क्या करेंगे? फर्नीचर की सेल और परचेज करेंगे। फर्नीचर खरीदेंगे, सेल कर देंगे, बनाएंगे, सेल कर देंगे। तो फर्नीचर आपके क्या हो जाएंगे? गुड्स होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है वो क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एसेट्स। एसेट्स से पहले मैं आपको ड्राइंग के बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, अब मिस्टर एक्स या वाई जो भी नाम हो उसने क्या निकाला? विड्रू ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स या वाई जो भी पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो विड्रॉ करता है 5,000 किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज हो सकता है या फिर आप उसमें कह सकते हो डोमेस्टिक यूज। तो वो क्या होंगी? आपकी ड्राइंग्स होंगी। जैसे घर से पैसा निकाल के बिजनेस में लगाने पर कैपिटल इंक्रीज होती है, उसके अपोजिट अगर बिजनेस में से पैसा निकालकर घर खर्च के लिए यूज किया जाता है तो उससे कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो अब यहाँ पे ड्राइंग्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आप जरूरी नहीं है वो कैश निकालें, जैसे हमने इन्वेस्ट किया था कैश के फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में और गुड्स की फॉर्म में, ठीक उसी तरह से कि अगर प्रोप्राइटर जो है कैश के फॉर्म में भी निकाल सकता है या वो ये कह सकता है विड्रू ₹8,000 गुड्स फॉर हिज सन। उसने कितने पैसे निकाले? पैसे नहीं निकाले, यहाँ पे गुड्स निकाले हैं 8,000 रुपये के। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। कि जैसे मेरा बेटा है उसको शर्ट्स पैंट्स दिलवानी है तो अगर मैं बिजनेस से निकालती तो वो क्या हो जाएंगी? मेरी ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है। ठीक इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। विड्रू ₹2,000 फॉर गिफ्ट गिविंग टू हिज वाइफ। उसने क्या निकाले? 2,000 रुपये निकाले गिफ्ट के लिए। और किसको देने के लिए? अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए 2,000 रुपये निकाले। अब आप देखो कि कुछ भी है लेकिन ये पैसे उसने किसके लिए निकाले? घर के खर्च के निकाले। तो ये क्या होंगी? आपकी ड्राइंग्स आ गई। तो आपकी ये है आप सारे एग्जांपल्स। अगर आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो आप लिखोगे अमाउंट withdrawn by the proprietor is called drawings। तो आप ड्राइंग्स के बारे में भी क्या कह सकते हैं? ड्राइंग्स में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एसेट्स। तो बस ये आपकी दो टर्म्स थी, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट that is called assets। एसेट्स क्या होती हैं? छोटे से एग्जांपल से समझेंगे इसको भी। एसेट्स देखो, आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक तो आपको चाहिए अमाउंट, चाहिए पैसे चाहिए। ठीक उसी तरह से आप बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को चलाना है, रन करना है तो आपको एक बिल्डिंग भी चाहिए। इसके साथ ही आपको बिजनेस में जो आप आइटम्स किसी को प्रेजेंट करोगे कस्टमर्स के आगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको गुड्स बनाने भी हैं, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, तो आपको क्या चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स कहते हैं। अब एसेट्स में होता क्या है? एसेट्स के बारे में आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि देखो
आपने बिल्डिंग परचेज की और आपने क्या परचेज किया, आपके पापा का बिजनेस किस चीज़ का था, आपके पापा को हमने एज्यूम किया मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स का बिजनेस किस चीज़ का था, रेडीमेड गारमेंट्स का। तो रेडीमेड गारमेंट्स के जो मतलब जितने भी कपड़े थे यानी कि क्लॉथ्स जो भी थे, शर्ट्स पैंट्स जीन्स, ये सारे क्या थे, गुड्स थे। इसके अलावा आपके पापा को बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए, कैश चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, यस। तो ये तीनों चार चीज़ें चाहिए। आपके पापा बना नहीं रहे हैं, वो खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। अगर आपके पापा का बनाने का काम भी होता कि वो अपनी ही फैक्ट्री में बनाते भी सही, तो वो क्या होता, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ती। तो अब आपने क्या देखा कि आपने गुड्स क्या किए, गुड्स को खरीदा, बेच दिया, या बनाया और बेच दिया। गुड्स क्या है, कपड़े। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, एसेट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बिजनेस के अंदर हम खरीदते हैं, लेकिन उसको थोड़े टाइम तक न रखकर बल्कि लॉन्ग टाइम तक हम अपने पास रखे रखते हैं। यानी कि जो चीज़ें बिजनेस के अंदर खरीद कर बेची नहीं जाती हैं, यानी कि कह सकते हैं थिंग्स विच आर नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल, यानी कि जिनको हम खरीद कर बेचते नहीं है बल्कि उनको कई सालों तक यूज़ करते हैं, तो वो हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। सेकेंड पॉइंट इज एसेट्स। आपको मैंने बताया थिंग्स विच आर नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल। आपने क्या बताया, जैसे बिल्डिंग। अब आप बिल्डिंग खरीद के जिस बिजनेस को आप जिस बिल्डिंग के अंदर चला रहे हैं, क्या आप उस बिल्डिंग को आज खरीद के कल बेच दोगे, नहीं। उसको आप क्या करोगे, कई सालों तक यूज करेंगे, 10 साल 15 साल 20 साल, ठीक है, जब तक उसकी लाइफ है, ठीक है। ठीक इसी तरह से फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या होगा, आप उसको लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं कि 1 ईयर के अंदर 2 मंथ्स के अंदर आप उसको सेल कर देंगे, ठीक है। बिल्डिंग, फर्नीचर एंड सेम हियर मशीनरी। मशीनरी को भी आप क्या करोगे, लॉन्ग टाइम तक यूज करोगे। अब यहाँ पे बात हुई थिंग्स विच आर नॉट परचेज फॉर रील, यानी कि जिनको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता बल्कि उनको क्यों खरीदा जाता है कि वो चीजें हमारी बिजनेस के अंदर इनकम अर्न करने में हेल्प कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, थिंग्स विच आर प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। अब प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस में आप क्या बताओगे, देखो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आपको पता है आपके पापा जो घर है वो आपके पापा के नाम है, तो इट मीन्स जो आपका घर है, आपकी बिल्डिंग है, वो एक तरह से वो क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी है, आपके घर की प्रॉपर्टी है, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जिस चीज पर बिजनेस का हक हो तो वो भी क्या कहलाएगी, एसेट्स ही कहलाएंगी। अब सपोज कीजिए, अब घर के अंदर तो आपको बताया कि घर के अंदर जो भी कैश पड़ा उसके ऊपर भी किसका हक है, आपके पापा का हक है। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस के अंदर कैश रखा होगा, कैश रखा होगा, बैंक में जमा होगा, तो कैश और बैंक ये क्या कहलाएंगी, आपकी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। तो ये एग्जांपल हुआ थिंग्स विच आर प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। और सेम हम कैसे कहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं और थिंग्स विच आर इन, थिंग्स which are in position of business। पोजीशन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर, मतलब पोजीशन मतलब होता है हक, यानी कि जिस चीज के ऊपर बिजनेस का हक है वो क्या है, एसेट्स ही कहलाती है। ठीक है, और एक बात और आती है इसके अंदर, ये गुड्स हो गए। अब एक बात और आती है which give बेनिफिट इन फ्यूचर। और
ऐसी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देगी वो भी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी ऐसी चीज जो बेनिफिट फ्यूचर में देती है वो क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। उसको देखो कैसे समझेंगे। अब आपको मैं एक वर्ड बताती हूँ, डेटर्स। क्या कहते हैं, डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं? देखो आपका एक छोटा सा बिजनेस है, मीन्स आपके पापा का। आपके पापा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। आपकी शॉप पे आपका कोई रिलेटिव आता है, आपके पापा से कुछ कपड़े खरीद के जाता है। वो कपड़े खरीदने के बाद कैश में पैसे नहीं देता, वो ये कहता है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको नेक्स्ट वीक पैसे दे जाऊँगा। क्योंकि आपके पापा का वो नोन है तो वो उसको पर ट्रस्ट करके उसको पैसे ना लेकर कपड़े दे देते हैं। इट मीन्स उस पर्सन ने क्या किया, आपके पापा से गुड्स खरीदे और आपके पापा ने उसको बेच दिए, लेकिन पेमेंट वो कब देगा, कुछ समय बाद देगा। तो वो पर्सन कौन है, जिसको आपके पापा ने माल बेचा। तो डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स उन पर्सन्स को कहते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा हो, यानी कि गुड्स टू होम, मतलब टू होम गुड्स आर सोल्ड, यानी कि जिनको उधार माल बेचा गया हो ऑन क्रेडिट। मीन्स क्या हुआ कि अगर हम गुड्स को नकद ना बेचकर उधार बेचते हैं तो जिस पर्सन को हमने माल उधार बेचा तो वो क्या कहलाएंगे, डेटर्स। क्या कहलाएंगे। अब मैंने यहाँ आपको बताया था विच गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। देखो आपके पापा ने माल बेच दिया, गुड्स सेल कर दिए, सेल तो उन्होंने आज कर दिए, लेकिन उससे जो उनको बेनिफिट होना था, यानी कि जो कैश रिसीव होना था वो अभी नहीं मिला। वो कब मिलेगा, बाद में मिलेगा। वो 4 दिन बाद में मिल सकता है, 5 दिन बाद भी मिल सकता है। तो जो चीजें फ्यूचर में बेनिफिट देंगी वो भी एसेट्स कहलाएंगी। तो उसी में से एक एग्जांपल आता है आपका डेटर्स। तो डेटर्स के बारे में आप क्या कहोगे, डेटर्स आर दोज persons to whom goods are sold on credit। डेटर्स उन लोगों को कहते हैं जिनको हमने उधार माल बेच रखा है। हमने का मतलब ये क्या है, बिजनेस, यानी कि जिन पर्सन्स को बिजनेस ने उधार माल बेच रखा है वो क्या हो जाएंगे, डेटर्स। जैसे एग्जांपल्स को लेते हैं, मिस्टर वाई, या आप इसको ऐसे लिखिए, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट वर्थ ₹5,000। तो 5,000 रुपये किसका माल किसको बेचा गया है, मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए क्या कहलाएंगे आपके यहाँ पे, डेटर। अब डेटर कौन हुआ, मीन्स देनदार। अब आप हिंदी से ही समझ सकते हो, देनदार। देनदार मतलब जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिजनेस को अगर फ्यूचर में कोई भी पैसा मिलना है, इट मीन्स जिस चीज का बेनिफिट होना है वो क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगी। और एसेट्स की उस कैटेगरी में एक नाम आता है डेटर्स। ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और लेते हैं। अब डेटर्स, अब मान लो आपके जो रिलेटिव थे, जो आपके पापा को जानते थे, उन्होंने आप उसको क्या बोला कि मैं 5 दिन बाद पैसे दे दूंगा। जब 5 दिन बाद आपके पापा ने बोला कि आपके पैसे पेंडिंग है, मुझे दे दीजिए, तो वो बोले कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो ये लिख देते हैं कि मैं ये पैसे इस डेट को दे दूंगा। यानी कि एक वो क्या है, एक शब्द पत्र लगा लो या कुछ भी, मतलब उस चीज़ को कह देते हैं कि भी मैं उसको कर दूंगा। तो कहते हैं कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, मैं थोड़े टाइम बाद दूंगा। तो आपके पापा ये बोलते हैं चलो ठीक है, मैं एक डॉक्यूमेंट रेडी करता हूँ। अब डॉक्यूमेंट रेडी कौन करेगा, आपके पापा करेंगे। डॉक्यूमेंट रेडी कौन करेगा, आपके पापा करेंगे। उसके ऊपर क्या लिखा होगा, इस तरह से होगा कि मैं, अब पैसे किसने लिए थे, मिस्टर ए ने। मैं मिस्टर ए आपको वादा करता हूँ कि ठीक 3 महीने बाद मैं आपके 5,000 रुपये ब्याज समेत चुका दूंगा। तो उस डॉक्यूमेंट को लिखा आपके पापा ने है, लेकिन उसके ऊपर साइन कौन करेगा,
साइन करेगा मिस्टर ए। लिखने वाले को हम बोलते हैं ड्रॉअर। अब यहाँ एक बात और देखो, डेटर, ठीक है। अब बिजनेस किसका था? बिजनेस था मिस्टर एक्स का, ठीक है, ठीक है, मिस्टर एक्स का था। मिस्टर वाई तो यहाँ पे क्या थे? डेटर थे। मिस्टर एक्स क्या है यहाँ पे? क्रेडिटर। मिस्टर एक्स क्या है? क्रेडिटर। एक्स ने पैसे लेने हैं और ए ने क्या करने हैं? देने हैं। तो मिस्टर वाई क्रेडिटर है। तो आपको ये बात याद है, जो बिल, अगर जिसने भी पैसे लेने हो तो बिल वही लिखता है। दो बिल वर्ड आते हैं यहाँ पे इसके अंदर, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। आज हम अभी बात करेंगे बिल्स रिसीवेबल की। तो बिल्स रिसीवेबल कौन राइट करता है? लेने वाला। और लेने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो इसमें पैसे किसने लेने हैं? मिस्टर एक्स का बिजनेस था, मिस्टर एक्स ने किसको माल बेचा है? मिस्टर ए को। मिस्टर ए कौन है? डेटर है। और मिस्टर एक्स कौन है? क्रेडिटर। तो मिस्टर क्रेडिटर एक क्या लिखेंगे? एक बिल लिखेंगे, जो आपको मैंने फॉर्मेट बताया, और उसके ऊपर साइन कौन करेंगे? साइन कौन करेगा? मिस्टर ए करेगा, ठीक है। तो मिस्टर ए ने साइन किए, तो मिस्टर ए जो है इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है साइन करने के बाद। अब एक्स ने बिल लिखा, बिल लिखने के बाद ए को दिया, ए ने साइन करके वापस उसको दे दिया। और 3 महीने बाद क्या होगा कि ए जो है, सॉरी ए नहीं, एक्स ने पैसे लेने थे, एक्स जो है बैंक में जाएगा और उस बिल को दिखाकर अपने पैसे ले सकेंगे। अब यहाँ आपको पता लगा, डेटर था हमारे पास मिस्टर ए, बिल किसने लिखा? मिस्टर एक्स ने, और एक्सेप्ट किसने किया? मिस्टर ए ने। तो जिसने बिल लिखा उसको तो पैसे मिलने हैं ना। आपको मैंने पहले ही बताया था, जिसने पैसे लेने हैं वो बिल लिखता है, और पैसे किसने लेने हैं? मिस्टर एक्स ने लेने हैं। तो मिस्टर एक्स क्या होगा? मिस्टर एक्स के लिए बिल जो लिखेगा वो क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल। यानी कोई भी ऐसा बिल जो क्रेडिटर के द्वारा राइट किया जाता है, यानी कि एक पर्सन जब बिल को राइट करता है, वो उसके लिए क्या बन जाता है? बिल रिसीवेबल। और जो उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट किसने किया था? मिस्टर ए ने, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। तो ए को पैसे देने हैं, उसके लिए क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का टॉपिक मैं अभी आपको बाद में कराऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो आपको समझना है बिल्स पेबल, तो ए को पैसे देने हैं, उसके लिए क्या है? बिल्स पेबल। और मिस्टर एक्स को पैसे मिलने हैं, उसके लिए वो बिल क्या है? बिल्स रिसीवेबल। बिल ए की है, लिखने वाले के लिए क्या है? वो बिल रिसीवेबल। और एक्सेप्ट करने वाले के लिए वो क्या है? बिल्स पेबल। तो बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल क्या है? कि उसको पैसे मिलने हैं। रिसीवेबल नाम को पकड़ो, रिसीवेबल यानी कि हमें मिलने हैं। कब मिलने हैं? 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, यानी कि इन फ्यूचर। तो वो भी किसी से कोरिलेट हो रहा है? इसी से। तो बिल रिसीवेबल का पैसा भी हमें कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। इसलिए बिल रिसीवेबल भी हमारी क्या है? एसेट्स हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बैंक, डेटर्स, एंड नेक्स्ट वन इज बिल्स रिसीवेबल। और इसी के साथ एक वर्ड और आता है आपका स्टॉक। अब स्टॉक के बारे में और बता देती हूँ। आपने गुड्स वर्ड पढ़ा था। गुड्स आपको क्या बताए थे? जिस चीज का बिजनेस रन हो रहा है, यानी कि बिजनेस जिस चीज में डील कर रहे हैं वो हमारे क्या है? गुड्स। अब एक बात बताइए, साल के एंड में आपने देखा होगा सेल लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो सेल का पर्पस ये होता है कि जो पिछला पूरा साल माल नहीं बिक पाया है उसको वो क्लियर करते हैं। तो स्टॉक वर्ड होता है कि जो माल बिना बिके रह जाए, गुड्स विच आर रिमेन अनसोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। अब स्टॉक भी विच गिव, स्टॉक भी क्या है? स्टॉक को आप नेक्स्ट ईयर बेचोगे, आपको फायदा तो होगा ना, मतलब इनकम तो होगी ना। तो वो भी किस में आ जाएंगे? थिंग्स विच गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। तो ये आपके एसेट्स का टॉपिक था। एक बार इसको रिकैप जरूर कर देती हूँ थोड़ा सा, कि एसेट्स हम किस में लेते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बिजनेस का हक हो, और कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। आपको पता है कैश और बैंक जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर बिजनेस का हक है, क्योंकि वो बिजनेस के नाम से है। ठीक इसी तरह से प्रॉपर्टी,
बिल्डिंग बिजनेस की प्रॉपर्टी है, फर्नीचर भी उसकी प्रॉपर्टी है, मशीनरी भी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हो गई प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। अब बात आती है थिंग्स जो फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं, यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। और मैंने आपको इसके लिए बताया था डेटर्स का पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक इसी तरह से स्टॉक जो आपके पास बिना बिके रह गए हैं वो भी आप फ्यूचर में बेचकर उससे बेनिफिट लोगे। और आप बिल्स रिसीवेबल, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने पैसे देने की बजाय हमें एक बिल राइट करके दे दिया है, वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उससे हमें पैसा जरूर रिसीव होगा, तो वो भी हमारी क्या होंगी एसेट्स होंगे। तो गाइस दिस इज द टॉपिक ऑफ कैपिटल, एसेट्स एंड ड्राइंग्स। तो ये आपको 3 बेसिक टर्म्स मैंने आपको कराई है। आई होप यू गेट इट प्रॉपरली। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपना व्हाट्सएप लिंक भी दे दूंगी, आप उसके नोट्स भी गेन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स ले सकते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय।